Very good morning, students. This is your economics class and today we are going to read about the elasticity of demand. Okay? तो ये हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी चेंज से मतलब या तो प्राइस या तो फॉल इन प्राइस लीड्स जनरली टू अ चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट चेंज ऑफ डिमांड। तो जैसे अगर आपकी प्राइजेज जो है वो या तो बढ़ते हैं या तो वो घटते हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन आपको डिमांड में देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर प्राइस फॉल होते हैं तो एक्सटेंशन होगा, क्योंकि प्राइस कम होने पर हम जो भी कमोडिटी है पर्टिकुलर उससे ज़्यादा लेने के बारे में सोचेंगे, और अगर राइज होता है प्राइस में तो कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड में। ठीक है, क्योंकि हम उसे कम खरीदने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो वर्च्यू है, इसकी वजह से ही डिमांड में या तो स्ट्रेच देखने को मिलता है या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, राइट। इसी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So the term elasticity expresses the degree of correlationship between demand and price. तो आपका जो ये टर्म इलास्टिसिटी है वो कोरिलेशन बताता है डिमांड और प्राइस के बीच में। ओके, कि अगर आपकी प्राइजेस में चेंज आ रहे हैं तो डिमांड किस तरह से चेंज होने वाली है। Now here we will get some of the definitions. Like Marshall says, the elasticity of demand in a market is great or small accordingly as the amount demanded increases much or little for a given fall in the price. तो क्या कहते हैं वो कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें ये बताती है कि आपकी जो डिमांड है या तो वो बढ़ रही है या तो घट रही है। क्यों? क्योंकि आपकी प्राइजेस जो है उसमें चेंज हो रहे हैं। तो फॉल इन द प्राइस एंड जब होगी तो इंक्रीज होगा डिमांड, एंड डिमिनिशिंग होगी अगर आपकी प्राइस, तो आपका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। मेयर सेज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज इन अमाउंट परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑन अ गिवन डिमांड कर्व। तो जैसे जैसे प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं, डिमांड में जो भी चेंज आएंगे, तो उनका जो रिस्पॉन्सिवनेस है यानी उनका जो proportionate change है, that is known to be elasticity. Okay, so there are three kinds of elasticity: price elasticity, income elasticity and demand elasticity, right. तो price elasticity, income elasticity और cross price elasticity of demand. ठीक है, तो प्राइस डिमांड हमने पढ़ा था कि प्राइस की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं, इनकम बढ़ने या कम होने की वजह से जो चेंज होते हैं वो आपकी इनकम डिमांड होती थी, है ना। और क्रॉस प्राइस जो होती है डिमांड होती थी, वो क्या होती रही है, वो किसी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में जो चेंज आते हैं उसकी वजह से। तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो तीनों ही कंडीशन में जो भी रहेगी वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दैट्स वाई इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। जब प्राइस का डिफरेंस होता है, इनकम बढ़ रही है घट रही है, तो इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस की चेंज की वजह से इलास्टिसिटी या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो दैट इज़ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब प्राइस डिमांड जो है इसे हम पी से बताते हैं। तो दिस इज़ द इलास्टिसिटी एंड दिस इज़ द प्राइस। तो इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी अपॉन परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पे आपकी प्राइस में जितना भी चेंज हुआ है उसका परसेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 2 रुपीज़ से वो 4 रुपीज़ की हो गई है, तो यहाँ पे आपकी प्राइस जो है वो कितना 100% बढ़ गई है, ठीक है। अब उसमें डिमांड कितनी कम हो रही है उसकी वजह से, वो परसेंट हम ऊपर राइट करेंगे, और जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ई पी इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देन
Q इज द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। Q is the original quantity of the commodity, P is the original price of the commodity, और ये जो ट्रायंगुलर है दिस इज द साइन ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका फॉर्मूला यही शो कर रहा है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। देन आपका आंसर जो है वो निकल करके आएगा जो कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी, राइट। नेक्स्ट जो है कि प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो कितने तरह की होती है, उसकी डिग्रीज किस किस तरह की होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसकी डिग्रीज होती हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ओके, देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिट, एंड इलास्टिक डिमांड और मोर देन यूनिट इलास्टिक, ओके। नाउ लेट्स सी कि क्या होते हैं ये। तो पहले हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होता है उसमें प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने पर, ठीक है, आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है, देन इट इज़ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो डिमांड को शो कर रही है, ठीक है, और ये जो है वो प्राइस है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बट देन ऑल्सो डिमांड जो है वो आपकी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज इन प्राइस जो है वो आपकी डिमांड को चेंज करता है। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्राइजेस जो है उनमें ग्रेटर चेंज होता है, ठीक है, या ग्रेटर राइज और ग्रेटर फॉल होता है, तब भी कमोडिटी इन डिमांड इज टोटली अनचेंज, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी डी इज द डिमांड कर्व, राइट, और प्राइस जो है वो यहाँ पर फॉल डाउन दिख रहा है, लाइक सी से एफ पोजीशन तक प्राइस आपकी पहुँच गई है, देन ऑल्सो द डिमांड डज नॉट चेंज, पर आपकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं हुई है। सो दैट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ओके। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द कंडीशन जहाँ पर जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, तो दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिटरी डिमांड वो कंडीशन जहाँ पर आपकी प्राइस जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए, ठीक है। तो प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपका जो चेंज है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक कंडीशन, ओके। सो दिस इज द कर्व दैट शोज दैट कि इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ओके। एंड द लास्ट वन इज इलास्टिक डिमांड और मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ओके। तो व्हेन अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस, जब प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज हो लेकिन प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज हो लेकिन आपकी डिमांड जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है, देन इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक डिमांड और मोर देन यूनिट इलास्टिक, ओके। तो ये जो थे वो टाइप थे किसके, प्राइस इलास्टिसिटी के। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसका मेन रीज़न होता है आपकी इनकम में चेंज होना, ठीक है। तो इसके लिए आप जो फॉर्मूला लेंगे वो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी परचेज अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर आपकी इनकम में जो चेंजेस हुए हैं उसका आपकी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ा है वो हम सोक करते हैं। तो ई बाय इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर, ओके। तो ई वाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। Then Q is the original quantity of demand, okay, and change in quantity demanded is this one, then by consumer की income और
ये चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। और जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो वी कुड नो कि हमारा जो भी चेंजेस हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दी हुई है क्या कि एक पर्सन जो है उसकी इनकम, सपोज द इनिशियल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹2000। ठीक है, तो उसकी डिमांड उस टाइम थी 20 यूनिट्स। ओके, नाउ ये जो पर्सन है उसकी इनकम 3000 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 40 यूनिट्स पहुंच गई। तो अब ये जो चेंज है वो कैसा निकलेगा? सो यू कैन सी दैट कि पहले जो इसकी नीड थी वो कितनी थी? 40 थी, सॉरी 20 थी, अब 40 हो गई है। ठीक है, जबकि आपका इनकम का चेंज कितना है? सिर्फ ₹1000। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2%, राइट। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? 2%, राइट। तो सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड हियर। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, तो जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़े थे, ऐसे ही हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट काइंड है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी? इक्वल टू % चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर की चेंज हुई है इनकम, चाहे वो बड़ी हो या कम है, उसके % के बराबर ही होगा। देन इट इज़ द यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद E बाय इक्वल्स टू 1, राइट। ये किससे बताते हैं हमको? E बाय इक्वल्स टू 1 से। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। तो यहाँ पे कमोडिटी की जो डिमांड है इज ग्रेटर देन % चेंज इन द इनकम। तो जितनी इनकम हमारी बड़ी है उससे अगर कमोडिटी की इनकम, सॉरी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, थर्ड है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव में क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो जब डायरेक्ट होगा तो उसे हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होती है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका % चेंज हुआ है इनकम में, उससे कम आपकी चेंज देखने को मिलेगा इन डिमांड। सो दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी आपकी डिमांड, चाहे राइज हो रहा है आपकी इनकम में या फिर फॉल हो रहा है। इसके अलावा एक और टाइप होता है नेगेटिव, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा इनकम ऑफ कंज्यूमर में और डिमांड ऑफ कमोडिटी में, तो दैट इज नोन टू बी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, लास्ट जो टाइप है दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी demanded of one good when a change in price takes place in another good। तो जब खुद की प्राइस के चेंजेस ना हो करके सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन टू बी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, the cross elasticity of demand is proportional change in quantity of X demanded resulting from given relative change in the like price of the related goods। तो जब किसी related good की प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी पर्टिकुलर गुड की प्राइस में कोई चेंज की डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, राइट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई।
ओके, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर सपोज करिए प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है 100 ग्राम कॉफ़ी की प्राइस 4 से 5 हो गई, ठीक है, और डिमांड टी की है तो वो 600 ग्राम से 700 ग्राम में चेंज हो गई। तो क्रॉस इलास्टिसिटी आप कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी को उन्होंने दिया हुआ है चेंज इन क्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। और इस तरह से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल करके आएगी। इसके पीछे दो रीज़न होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड और दूसरा सब्सटीट्यूट गुड, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सब्सटीट्यूट गुड वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर गुड की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, ओके, टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही अमूल स्प्रे एंड मधु स्प्रे, तो ये भी क्या है, डिफरेंट कंपनीज हैं लेकिन गुड जो है वो एक ही है, ठीक है, कमोडिटी एक ही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड्स होते हैं जिनकी एक साथ ज़रूरत होती है, जैसे ब्रेड एंड बटर, चेन एंड वॉच, कार एंड पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड के ऊपर जो चेन इफेक्ट पड़ेगा उसको हम प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कार कहेंगे, ओके। अब हाउ टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको अबाउट 4 मेथड्स आर देयर, टोटल आउटले मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड और परसेंट मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड और आर्क मेथड, राइट। तो टोटल आउटले मेथड जो है इसे प्रोपाउंड किया था प्रोफेसर मार्शल ने, ओके। और इसमें क्या होता है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड एंड टोटल आउटले, ठीक है, उसके बदले में जो भी हमारा टोटल रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एक दूसरे से जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटली रिलेटेड होंगे। तो जो भी टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स होता है उसके रिजल्ट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये 3 तरह का हो सकता है। एंड व्हाट आर दोस, सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिट, यानी जो भी हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है उससे इलास्टिसिटी हमारी ज़्यादा हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिट, यानी प्राइस के चेंज के बराबर हो। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिट, यानी प्राइस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे आपका चेंज इन डिमांड जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक जो होती है, व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट रिमेन्स द सेम, उसे हम यूनिटरी इलास्टिसिटी कहेंगे, ग्रेटर देन यूनिट, जबकि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीजेज होता है, और लेस देन में टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट डिक्रीजेज विद द फॉल ऑफ प्राइस, ओके। अब इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर तीनों कंडीशंस जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। ये यूनिटरी है, ये ग्रेटर है और ये लेसर है, ओके। नाउ लेट्स सी कि कैसे हम उसे निकालेंगे टोटल आउटले मेथड में। तो यहाँ पर टोटल आउटले मेथड जो है एक आर्क की तरह की मेथड होती है, जहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस पर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पर उसे हमने दिया हुआ है, राइट। अब पोर्शन ऑफ ओ एल जो है वो क्या बताता है, लेस देन इलास्टिसिटी, ठीक है। और उसके बाद एल एंड यू यूनिटरी बताता है और फिर लेस देन यूनिट बताता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मेथड जो है वो है प्रोपोर्शनल और परसेंट चेंज मेथड। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और इस तरह से आपकी चेंजेस निकल करके आएंगे, ठीक है ना। और सिमिलरली आपको मोर देन यूनिट इलास्टिक में भी आपको एक फार्मूला लगाना होगा। तो वो फार्मूला क्या होगा, परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस, ओके। नाउ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक जो
इलास्टिसिटी जो होती है, व्हेन परसेंट चेंज इन डिमांड रिस्पॉन्ड लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस, सेम थिंग। उसके लिए भी आपको एक फार्मूला दिया है। अब नेक्स्ट जो आपकी मेथड है दैट इज़ ज्योमेट्रिकल मेथड। ओके, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड जो होती है, इसमें प्रोफेसर मार्शल हैज़ इवॉल्व अ फार्मूला टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एट अ पॉइंट ऑन डिमांड का। तो यहाँ पर उन्होंने किया हुआ एक पॉइंट दिया हुआ है, उसी को हम स्टडी करके हम डिमांड निकालते हैं कि वो इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट अगर पी वी को देखें हम, तो पी ए से जो भी डिफरेंस होगा वो आप यहाँ पर इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमें पी बी कम दिखाई दे रहा है और पी ए जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और हमारी प्राइस का जो भी पॉइंट है वो क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। तो दैट्स वाई आवर डिमांड कर्व शोज दैट कि किस तरह से आपके चेंजेस होंगे एज सुन एज द प्राइजेस गेट चेंज। ओके, नेक्स्ट आपका मेथड जो है वो आर्क मेथड है। तो यहाँ पर आपकी डिमांड कर्व मिलकर के एक आर्क बनाते हैं एंड दे आर कोफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और इन सच अ वे आप जो है क्या कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, एट द नेक्स्ट पेज द algebraic representation is given here, so study it keenly and कोई confusion होगा तो आप पूछ सकते हैं। Now factors affecting price elasticity of demand। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड जो है वो चेंज होती है, तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। डिमांड जो होती है वो किसी चीज़ की नेसेसिटी की वजह से होती है। तो अगर हमारी नेसेसरी थिंग्स हैं तो वो हमारी हमेशा डिमांड में रहेंगी, यानी इलास्टिक डिमांड होगी। लेकिन लग्जरियस आइटम जो होते हैं वो इलास्टिक डिमांड वाले होते हैं, क्योंकि उन पर हम मनी तभी खर्च करेंगे जबकि हमारे पास में क्या होगा, मोर देन नेसेसरी मनी होगा, ठीक है। कंज्यूमर्स इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इनकम में कोई भी चेंज होने पर आपकी जो भी कमोडिटी डिमांडेड है वो चेंज होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो इनकम जो भी कंट्री की है उसको किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी वो किन लोगों के बीच में ज़्यादा बांटी जा रही है। अगर वो रीडिस्ट्रीब्यूट पुअर के बीच में है तो नेसेसरी जो भी गुड्स होंगे, ठीक है, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर इन फेवर ऑफ पुअर नहीं है तो ऑब्वियसली अदर थिंग्स जो है उनकी डिमांड इलास्टिक होगी, ओके। प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली प्राइस जो होती है इसी की वजह से किसी कमोडिटी का डिमांड जो होता है वो क्रिएट होता है, राइट। यानी कि प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइजेस घट रहे हैं तो डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, राइट। लेकिन कुछ एक चीज़ें जस्ट लाइक द नेसेसरी थिंग्स, उनकी डिमांड जो होती है वो हमेशा एक ही तरह की होती है। हैबिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सपोज़ करिए कुछ एक चीज़ें लाइक टोबैको एंड अदर थिंग्स जिसकी हैबिट लोगों को पड़ गई है, तो उनकी प्राइजेस चाहे कितना भी बढ़ते रहे लेकिन उनकी जो डिमांड है वो अनचेंज होगी। टाइम वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी की, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अगर बहुत लंबा टाइम है हमारे पास में तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। आप अपनी इनकम का कितना पार्ट किसी कमोडिटी के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ओके। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेट्स से। तो बिजनेसमैन
और मोनोपोलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी को देख कर ही प्राइस को फिक्स करते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं टैक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी कमोडिटी जो है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है, और किस पर टैक्स नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ एक जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उसको भी डिसाइड करने के लिए आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी जो होता है उसे पता करने के लिए, वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए, और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानने के लिए भी इलास्टिसिटी जो होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए, यानी डिमांड कितनी रहेगी आगे जा कर के, ये भी हमें इलास्टिसिटी से पता चलता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ इन टैक्सेशन पॉलिसी, ऑब्वियसली जो हमने इम्पोर्टेंट टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करनी है वहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा इलास्टिक होंगी, ओके, उन पर कितना टैक्स लगाना है, और जो चीज़ें इन इलास्टिक है यानी नेसेसरी है उन पर कितना टैक्स लगाना है, ये डिपेंड करता है आपकी इलास्टिसिटी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका डिफरेंस क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड में एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ये डायरेक्ट इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। जब भी प्राइस में जो भी चेंज होते हैं उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में जो चेंज होते हैं वो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लेकिन ये स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो हमें नहीं बताता है चेंज की, लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी बताता है या कितना चेंज आया इसको बताता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो प्राइस और प्राइस ऑफ एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन बताता है, लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज कितना हुआ है ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।